मैं आप लोगों से पूछ रहा था कि इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या होगी, कि हम लोग इसके ऊपर किस तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं। तो एमन ने हमें इसमें से थोड़ा सा बताया था, और मैं इनसे पूछ रहा था कि क्या एमन आपको स्क्रीन नज़र आ रही है? जी आ रही है। अच्छा, स्क्रीन पे नज़र रखते हुए मुझे बताएं कि हम किन चीज़ों के लिए बायोडाइवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं, या हमें क्या फ़ायदे, अगर मैं आपको कहूँ कि आप मुझे ज़रा उन कुछ वर्ड्स की लिस्ट बना दें कि हम बायोडाइवर्सिटी के ऊपर किन चीज़ों के लिए डिपेंड करते हैं, तो बना सकती हैं, बता सकती हैं? ये सामने लिखी हुई तो है, लिखी हुई है। तो चले खैर मैं बता देता हूँ। तो हम बायोडाइवर्सिटी के ऊपर क्यों डिपेंड करते हैं? हम इनके ऊपर फूड के लिए डिपेंड करते हैं। आपके घर में अगर डेली गोश्त पकना शुरू हो जाए तो यकीनन आप लोग तंग आ जाएंगे कुछ अरसे के बाद यकीनन आ जाएंगे। अगर सिर्फ दाल पके तो भी तंग आ जाएंगे, और अगर सिर्फ सब्जी पके तो भी तंग आ जाएंगे। अगर 6 महीने 7 महीने एक ही चीज़ पकती रहे तो यकीनन नहीं खाई जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास मुख्तलिफ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम एज ए फूड इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मैं भी कुछ और कहने लगा था, खोता कहने लगा था। हम बकरे के ऊपर फिर वो जहन में आ रहा है, बकरे के ऊपर और काफ़ी ज़्यादा और हमारे खाने के काबिल जो हैं वो जानवर हैं जिनको हम फूड के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह आगे चलें तो हमारी जो दवाइयाँ हैं, अब मैं उस दिन घर वालों के लिए दवाई लेके आया था तो उसमें लिखा हुआ था जी इसमें रेड एलजी जो है वो यूज़ होती है, और ओशन की जो कैल्शियम है वो थी उसमें डली हुई। तो कहने का मकसद क्या है कि मुख्तलिफ ड्रग्स और दवाइयाँ बनाने के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो बायोलॉजिकल सोर्सेज से ही बनती हैं। मुख्तलिफ दवाइयों के सोर्सेज जो हैं वो अगर आप उसकी बेस पे जाएँ तो वो पीछे कोई ना कोई प्लांट या एनिमल का कोई हिस्सा ही होगा। वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रियल मटेरियल, और जो आपके सामने ये प्लास्टिक पड़ा हुआ है या लोहा पड़ा हुआ है या कोई और इस तरह का मटेरियल है जो कि किसी फैक्ट्री या कारखाने में बना हुआ है, उसमें भी जो है वो आपके मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स ही यूज़ होते हैं जिनमें मुख्तलिफ प्लांट्स के रेजिन्स और ये चीज़ें आ जाती हैं, और उनके ज़रिए हम अपना इंडस्ट्रियल मटेरियल बनाते हैं जिनमें बिल्डिंग मटेरियल्स आ जाते हैं, फाइबर्स आ जाते हैं, डाइज आ जाते हैं, रेजिन्स, गम्स, एडिसिव, रबर, ऑयल जो है वो सब के सब डायरेक्टली जो है कहाँ से हासिल करते हैं? प्लांट से हासिल किया जाता है। ठीक है, ये तो था कि डायरेक्टली इंसानों को इसका क्या फ़ायदा है। इसके अलावा जो हमारा इकोसिस्टम है उसको बैलेंस करने में बायोडाइवर्सिटी का बहुत ज़्यादा रोल होता है। ये मुख्तलिफ जो आपके एटमॉस्फेयर में एलिमेंट्स पाए जाते हैं एटमॉस्फेयर के, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का एक ख़ास लेवल है उससे ज़्यादा हो जाए, जैसे आजकल हुआ वह तो मौसम शिद्दत के होते हैं जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। इसी तरह ऑक्सीजन और भी गैसेस की जो मिकदार है वो एटमॉस्फेयर में एक ख़ास लेवल पे होती है, अगर वो उससे ज़्यादा या कम हो जाए तो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उस लेवल को मेंटेन करने के लिए भी मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म अपना रोल प्ले करते हैं कि वो मरते हैं तो ज़मीन में दफन हो जाते हैं, फिर वो डिके होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनकी बॉडी से मुख्तलिफ गैसेज निकलती हैं एटमॉस्फेयर में जाके उसका बैलेंस मेंटेन करती है। इसी तरह प्लांट्स जो है वो मुख्तलिफ गैसेज हवा में रिलीज करते हैं जो कि वो एटमॉस्फेयर का हिस्सा बनती है और बैलेंस मेंटेन होता है। ये मुख्तलिफ ना साइकिल्स आएंगी 10th में मेरा ख्याल है, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, ये किस तरीके से एनवायरनमेंट में मेंटेन होती है, तो उसमें भी हम डिटेल में देखेंगे कि किस तरीके से मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स या एनिमल्स अपना रोल प्ले करते हैं ताकि एटमॉस्फेयर का बैलेंस मेंटेन हो सके। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं। वाटर सप्लाई को भी मेंटेन करने में मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स का रोल है। बायोडाइवर्सिटी, इसके अलावा आप लोगों को किसी ने फसलों वगैरह को देखा है गांव मैंने वगैरह में? अच्छा, आप लोगों के अगर किसी की अपने फसलें हों या अपनी खेती बाड़ी हो, आप लोगों को शायद पता हो कि अगर एक साल किसी फसल में गंदम उगाई जाए या 3 साल 4 साल एक फसल में गंदम उगाई जाती है, तो 5वें या 6ठे साल में कुछ अरसे के बाद वहां पर गंदम की बजाय कमाद उगाते हैं या गन्ना उगाते हैं। ठीक है, ऐसे ही नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि आप जो फसलें हैं ना वो रोटेशन पे उगाते हैं। उसका मकसद क्या होता है कि जब आप एक ही फसल उगाएंगे तो मिट्टी में जो उस फसल के काम की चीजें वो सारी की सारी नुचड़ जाएंगी और मिट्टी जरखेज नहीं रहेगी। ठीक है, कि एक वक्त तक तो वो यील्ड बढ़ाएगा
लेकिन जब वो काफ़ी ज़्यादा यील्ड दे देगा उसके बाद आपकी यील्ड या पैदावार कम होना शुरू हो जाएगी, और उस वजह से फिर हम रोटेशन करते हैं कि आप गंदम की बजाय फिर गन्ना उगा लेते हैं, क्योंकि गन्ने को जो चीज़ें चाहिए वो गंदम को नहीं चाहिए, जो गंदम को चाहिए वो गन्ने को नहीं चाहिए। और इस तरीके से जो सॉइल का बैलेंस है वो मेंटेन रहता है कि हम बायोडाइवर्सिटी और मुख्तलिफ तरीके से इसको यूज़ करके अपनी न्यूट्रिएंट्स को, सॉइल को क्या करते हैं, रिसाइकल करते हैं। ठीक है, सही है। जी बस ठीक है। तो ये हम लोगों ने आज पढ़ा बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन। बायोडाइवर्सिटी किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, चले मैं आपको यहाँ पे ना करता हूँ, ये रहा। अच्छा, हमने क्या क्या पढ़ा, बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन जो इस पैराग्राफ में थी, फिर हमने देखा कि ये किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, फिर हमने देखा कि ये किस चीज़ का क्या चीज़ है जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा होती है, और एंड पे फिर हमने क्या देखा, हमने एंड पे देखा कि इसकी हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है, और इम्पोर्टेंस के 6-7 पॉइंट निकले। अगर किसी ने नोट नहीं किए फिर बता रहा हूँ कि यहाँ पे फूड निकला, और उसके अलावा काफ़ी ड्रग्स बनाई जाती हैं, और उसके अलावा इंडस्ट्रियल मटेरियल्स बनाए जाते हैं, इंडस्ट्रियल मटेरियल में सबके नाम लिखे हुए हैं। फिर इसके ज़रिए आपका जो इकोसिस्टम है उसका क्या होता है, वो मेंटेन होता है, उसका लेवल मुख्तलिफ चीज़ों का उसके अंदर। इसके अलावा मुख्तलिफ जो हमारी एटमॉस्फेयर है उसके कंपोनेंट्स रेगुलेट होते हैं, वाटर सप्लाई जो है वो रेगुलेट होती है, और इसके अलावा फाइनली कि आपकी जो सॉइल है उसके अंदर जो मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स हैं, जो चीज़ें पौधों के फ़ायदे की हैं वो मेंटेन होती है, वो एग्जॉस्ट नहीं होती। एक पौधा इस्तेमाल करता है तो दूसरा बाहर निकाल देता है, यानी इस तरीके से एक साइकिल मेंटेन हो रहा है। ठीक है। अच्छा, ठीक है। अब इसमें अगर किसी का इंटरेस्ट बनता है या किसी के पास टाइम बचता है, क्योंकि अब तो हमारे पास खुला टाइम होता है, तो अब अगर किसी का इंटरेस्ट बचता है तो इसके लिए एक आपको मैं चीज़ देता हूँ, उसके ऊपर ना वीडियोस हैं यूट्यूब के ऊपर, वो दिखेगा इंट्रोडक्शन ऑफ वुल्व्स, लिखें ज़रा, अफेक्ट ऑफ या इम्पैक्ट ऑफ introduction of wolves, WOLVES, wolves in येलोस्टोन पार्क। येलोस्टोन पार्क या येलोस्टोन है या रेडस्टोन है, लेकिन लिखेंगे कुछ ना कुछ आ जाएगा नीचे, वहां से पता चल जाएगा। येलोस्टोन पार्क अमेरिका में एक नेशनल पार्क है, जैसे ये आपका मार्गला हिल्स नेशनल पार्क है, इसी तरह तो नहीं, फिर वो ज़्यादा अच्छा मेंटेन करते, कंजर्व करते हैं चीज़ों को। वहाँ पर ओवर हंटिंग की वजह से वुल्व्स जो थे, भेड़िए जो थे, वो ख़त्म हो गए थे, या ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए थे। तो उसके लिए जब इंसानों ने ये सारी रिसर्च हुई, पता चला कि उनका वहाँ पर रोल बहुत ज़्यादा था, काफ़ी ज़्यादा जानवर ऐसे थे जिनको वो वुल्व्स खाते थे, और फिर जब वो वुल्व्स उन्हें खाते थे तो मुख्तलिफ चीज़ों का बैलेंस वहाँ पर मेंटेन हो जाता था। सॉरी, इम्पैक्ट ऑफ वुल्व्स इन येलोस्टोन पार्क। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि वहां पर क्या हुआ था कि येलोस्टोन पार्क में जो भेड़िए थे या वुल्व्स थे, उनकी जो पॉपुलेशन थी वो काफ़ी हद तक कम हो गई थी या ख़त्म हो गई थी, और उसके नतीजे में वहाँ का जो एक सिस्टम था, इकोसिस्टम, के वहाँ पर पाए जाने वाले और जानवर, उनकी लाइफ के ऊपर असर पड़ रहा था, और वहाँ पर जो क्या थी, हरियाली थी, उसके ऊपर जो बायोडाइवर्सिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो रही थी। तो इसके ऊपर फिर इन्होंने, इंसानों ने वहाँ पर खुद पॉपुलेशन छोड़ी, कोई 2-4 फैमिलीज छोड़ दी किसकी, वुल्व्स की, और 10-12 साल में या एक ख़ास टाइम पीरियड के बाद इम्प्रूवमेंट नजर आई। इम्प्रूवमेंट क्या होती थी कि फर्ज करें, मैं फर्ज कर रहा हूँ, मैं एक्चुअल बात नहीं बता रहा, मैं फर्ज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे उन जानवरों का नाम नहीं पता जो वहां पर इफेक्ट हुए थे, मैंने देखी थी चीज, बहुत पहले देखी थी। वहां पर फर्ज करें कि अगर भेड़िया हिरन को खाता है,
ठीक है, भेड़िया किसको खाता है? हिरन को खाता है। और हिरन किसको खाता है? घास खाता है। और जब वो खाता है तो वहां पर जो सारा सब्जा था वो एक खास लेवल पे मेंटेन हो रहा था कि वहां पर जो कीड़े मकोड़े और सांप वगैरह और जो जानवर थे वो उतनी क्वांटिटी में बस रहे थे। जो मरता था तो साथ कोई जिंदा भी हो जाता था। एक कुदरती सिस्टम चल रहा था। ठीक है, लेकिन जब भेड़ियों को गायब कर दिया गया या उनको इंसानों ने ही मार दिया तो क्या हुआ? उसका इफेक्ट ये हुआ कि हिरन को खाने वाला कोई नहीं बचा। जब हिरन को खाने वाला कोई नहीं बचा तो हिरन जहाँ पे 2 थे वहां पे 20 हो गए या 200 हो गए या 2000 हो गए। उन्होंने क्या किया कि वहां का सब्जा खाना शुरू कर दिया। जब वो सब्जा सारा खा गए तो जो सब्जे में रहने वाली और चीजें हैं और जो बायोडाइवर्सिटी थी वो भी जिंदा नहीं बची। और इस तरीके से जो है वो अफेक्ट हुआ था। मैं बहुत डिटेल में भी नहीं जाऊंगा, अगर किसी का इंटरेस्ट बनता है तो वो ये वीडियो सर्च करके यूट्यूब के ऊपर जो मजे की लग रही है वो देखिएगा। ज्यादा उसमें घुसने की जरूरत नहीं है, आपसे रिलेटेड चीज नहीं है, ये सिर्फ उसका इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए है। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। उसके अलावा आप लोगों को एक और चीज बताऊं, अभी 2-4 दिन पहले ना या लास्ट वीक था, वर्ल्ड राइनो वीक मनाया गया। RHINO, राइनोसोर्स होते हैं, गेंडा जिसे कहते हैं, गेंडे का वीक मनाया गया। और आप लोगों को बताता चलूं कि राइनोज जो हैं वो दुनिया में 4 या 5 किस्म के हैं। वाइट राइनो है और उसके अलावा ब्लैक राइनो है, यानी 3-4 वैरायटीज हैं। उनमें एक वैरायटी थी वाइट राइनो। वाइट राइनो जो है वो पिछले साल या उससे पिछले साल ऐसा हुआ कि पूरी दुनिया में सिर्फ 3 वाइट राइनोज बचे थे। ठीक है, अपने नेचुरल हैबिटेट में या जू में भी 3 वाइट राइनोज बचे थे, जिनमें 2 फीमेल्स थी और 1 मेल था। और उनमें जो मेल था उसका इंतकाल हो गया, उसकी डेथ हो गई। अब पता नहीं वो फीमेल्स जिंदा है या नहीं है, लेकिन पीछे बची थी 2 फीमेल्स। और अब साइंटिस्ट जो थे, जिन लोगों को पता था कि उसका नुकसान दुनिया सबको होगा, उन्होंने रिसर्च कर रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो आपसे रिलेटेड एसच नहीं है, कि वो किसी तरीके से उन 2 फीमेल्स की मदद से कोई और बेबी वाइट राइनो बनाए और उसकी नस्ल को किसी तरह से रिवाइव करें। अभी उसके लिए दुआएं और सब चीज़ें चल रही हैं और उसके ऊपर भी बड़ी ज़बरदस्त वीडियोस हैं जहाँ से आपको पता चलता है कि वो किस तरीके से उसे कंजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और उन 2 राइनोस के पीछे कितने करोड़ों डॉलर्स जो हैं वो इन्वॉल्व किए जा रहे हैं ताकि उनको बचाया जा सके और उनसे फिर आगे मजीद राइनोज जो हैं उनकी प्रोडक्शन की जा सके। उसके लिए मुख्तलिफ तरीके होते हैं जिन पे हम बहस नहीं कर रहे। तो आपको सिर्फ बताने का मकसद ये था कि हम लोगों को तो चीज़ें बड़ी फैसिनेट करती हैं, ख़ासतौर पे ये भाईजान जिस साइड के हैं उधर से आगे वहाँ पे चिंकारा लाल सोहनरा पार्क है, वहाँ पे हिरन होते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आप थोड़ा सा और आगे जाए वहाँ पे झीलें हैं, या चकवाल की साइड पे झीलें हैं, या रावल डैम में भी आपको कुछ ऐसे परिंदे नज़र आते हैं, मागलास में भी, जो कि पता नहीं कहाँ से ट्रेवल करके बेचारे आते हैं और हम उनको खा जाते हैं। यानी इतने आप लोगों के खुराक की कमी नहीं है, लेकिन आप उन जानवरों को, परिंदों का शिकार करते हैं, जिसकी वजह से एक नेचर का बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। और अगर आप लोग कहीं पर देखें इस तरह शिकार का शौक रखा गया या शिकार के लिए गए हैं तो उसको डिस्करेज किया करें। ठीक है, मजबूरी है, अल्लाह ताला ने हलाल यकीनन किए जानवर। लोग बहाने भी बनाते हैं, जी हलाल है तो आप कौन होते रोकने वाले, एक हलाल चीज़ को आप मना कर रहे हैं। तो वो मजबूरी में है, वो जंगली जानवर है। ठीक है, आपको मुर्गी की कमी नहीं है, गोश्त वही होगा ना, थोड़ा खुश्क हो जाएगा या थोड़ा नमकीन हो जाएगा, इतना फ़र्क नहीं होता। तो वो या ज़रूरत के मुताबिक आप खा भी सकते हैं, लेकिन जब ज़रूरत नहीं है तो शौकिया हज़ारों परिंदों की जान लेना कहीं से भी अक्लमंदी का निशान नहीं है। ठीक है, या बहादुरी की अलामत नहीं है। छोटा सा परिंदा होता है, वो कहते हैं ना मुहावरे पंजाबी का, क्या पिद्दी का शोर हुआ। पिद्दी पता है क्या चीज़ होती है? क्या होता है पिद्दी? पिद्दी ना छोटी सी चिड़िया होती है। तो हमारे ऐसे मुसलमान भाई भी हैं जो चिड़िया को भी खा जाते हैं और उसकी हड्डियां भी नहीं छोड़ते क्योंकि नरम, यकीनन हलाल है। कोई भी, अब एक मिनट, ये खैर टॉपिक हो गया, इसमें आपका कोई